चलिए सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने सिर झुकाने से बेहतर जीवन के सबसे कठोर संघर्षों को चुना। ये सिर्फ किसी राजा की कहानी भर नहीं है, ये कहानी है उस अटूट साहस और आज़ादी के प्रतीक की जिसे पूरी दुनिया मेवाड़ के अमर शेर महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। तो आइए उस विचारधारा को करीब से समझते हैं जिसने इस किंवदंती को जन्म दिया। ये कहावत देखिए, इतिहास में कई राजा आए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसकी गरीबी भी महान थी, जिसने सोने की थाली छोड़ घास की रोटी खाई, लेकिन अकबर के सामने कभी नहीं झुका। सच में ये एक लाइन पूरे युग का सार समेटे हुए है। इतिहास की किताबों और लोक कथाओं में दर्ज ये बात साफ दिखाती है कि महाराणा प्रताप की महानता केवल युद्धों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके अकल्पनीय त्याग में थी। राजसी सुख छोड़कर अरावली के बीहड़ जंगलों को अपना लेना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी फैसले ने उन्हें एक शासक से बढ़ाकर एक मिथिकीय चरित्र बना दिया। भाग 1, एक विशाल और अजेय योद्धा। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ सामान्य योद्धा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिनकी ऊंचाई राजस्थानी लोक कथाओं में लगभग 7.5 फीट बताई जाती है। 7.5 फीट। और उनका कवच करीब 70 से 80 किलो का, भाला भी लगभग 80 किलो का। मतलब आधुनिक इतिहासकार भले ही कहें कि लोक गाथाओं में थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि उनकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। खुद सोचिए, इतना भारी वजन उठाकर रणभूमि में बिजली की तरह लड़ना ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। और बात सिर्फ हथियारों की नहीं है, उनके युद्ध परिधान को देखिए। भारी राजपूती अंगरखा, लोहे का विशाल कवच और साथ में 2 तलवारें। हाँ, 2 तलवारें। वो इसलिए ताकि अगर कोई दुश्मन निहत्था हो तो उसे एक तलवार देकर बराबरी का युद्ध कर सकें। युद्ध के मैदान में ये भारी भरकम रूप उनकी उस पहचान को दिखाता था जिसमें वे खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि मेवाड़ का रक्षक मानते थे। शांति के समय एकदम सादे, लेकिन जब मेवाड़ पर संकट आता तो वो इसी अभेद्य रूप में नजर आते थे। भाग 2, अभेद्य कुंभलगढ़ का रहस्य। अब ये जो नंबर है ना 36, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कुंभलगढ़ किले की उस महान दीवार की लंबाई है, 36 किलोमीटर। चीन की महान दीवार के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। ये इतनी चौड़ी है कि कई घोड़े एक साथ इस पर दौड़ सकते थे। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा का बनवाया ये किला आखिर अजेय क्यों था? देखिए, अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर और घने जंगलों के बीच बने होने के कारण दुश्मनों की बड़ी सेना यहाँ आसानी से पहुंच ही नहीं पाती थी। रामपोल जैसे 7 विशाल द्वारों से सुरक्षित ये किला दरअसल मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल यानी आपातकालीन राजधानी था। संकट के समय राज परिवार, खजाना और सेना यहीं सुरक्षित रहते थे, और यहीं पर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया और इन मजबूत दीवारों के बीच अपने शौर्य की पहली शिक्षा ली। भाग 3, जंगल और घास की रोटी। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद की कहानी काफी दर्दनाक मोड़ लेती है। मुगलों के लगातार हमलों के कारण मेवाड़ के इस शेर को महलों को छोड़कर अरावली के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। कल्पना कीजिए, एक सम्राट जिसकी पीढ़ियों ने सोने चांदी के बर्तनों में खाया हो, वो जंगलों में घास से बनी रोटियां खाने को मजबूर था। स्रोतों के अनुसार उनके बच्चों ने भूख की तड़प सही, रातें खुले आसमान के नीचे बिताईं, लेकिन इस अकल्पनीय कष्ट के बावजूद प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये घास की रोटी आज भी उस अडिग स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। भाग 4, चावंड, एक नई युद्ध रणनीति। सच कहा जाए तो इस भीषण परिस्थिति में कोई भी आम शासक हार मान लेता, लेकिन महाराणा प्रताप एक बेजोड़ रणनीतिकार थे। उन्हें पता था कि खुले मैदानों या बड़े किलों में रहकर मुगलों की विशाल सेना को नहीं हराया जा सकता। इसलिए चावंड को अपनी नई राजधानी बनाना ये कोई पीछे हटना नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। अरावली की गहराई में बसा चावंड घने जंगलों से घिरा था। प्राकृतिक सुरक्षा ऐसी थी कि दुश्मन की बड़ी टुकड़ियां घुस ही नहीं सकती थीं। गुरिल्ला युद्ध के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी। यहाँ से सेना छिपकर रात के अंधेरे में हमला करती और मुगलों की सप्लाई लाइन को आसानी से काट देती। खैर, यहाँ एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। रणनीति चाहे जितनी भी शानदार हो, एक छोटी, थकी हुई और बिना संसाधनों वाली सेना
उस दौर के सबसे विशाल मुगल साम्राज्य का सालों तक कैसे सामना कर सकती थी? इसका जवाब एक बेहद असाधारण गठबंधन में छिपा है। और वो जवाब है भील जनजाति, जंगलों के असली स्वामी। महाराणा प्रताप ने सिर्फ महलों के राजपूत योद्धाओं पर निर्भर रहने के बजाय भीलों को अपने साथ जोड़ा। ये भील तीरंदाज अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, छापामार युद्ध में माहिर। प्रताप ने उन्हें सिर्फ सेना का हिस्सा नहीं बल्कि अपने परिवार का दर्जा दिया। इन्हीं भील योद्धाओं के दम पर प्रताप की सेना अचानक जंगलों से निकलती, कहर बनकर टूटती और वापस पहाड़ियों में गायब हो जाती। भाग 5 चेतक और रामप्रसाद की वीरता। युद्ध के मैदान में प्रताप के साथ उनके दो सबसे निडर जानवर हमेशा मौजूद रहे। एक तरफ था चेतक, वो तेज नीले रंग का बेहद समझदार घोड़ा। हल्दी घाटी में जब प्रताप बुरी तरह घिर गए थे तो एक पैर कट जाने के बावजूद चेतक ने 26 फीट लंबा नाला पार किया, अपने स्वामी की जान बचाई और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी तरफ था रामप्रसाद, एक विशाल और खूंखार युद्ध हाथी जिससे पूरी मुगल सेना खौफ खाती थी। जब मुगलों ने उसे धोखे से पकड़ा और अकबर ने उसे दरबार में रखना चाहा तो रामप्रसाद ने मुगलों का अन्न जल त्याग दिया, भूखा रहकर जान दे दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की, बिल्कुल अपने स्वामी जैसा स्वाभिमान। भाग 6 भामाशाह और दिवेर का युद्ध। तो इन लगातार संघर्षों और संसाधनों की घोर कमी के बीच मेवाड़ के भाग्य ने अचानक एक करवट ली। भामाशाह नाम के एक सच्चे देशभक्त ने अपनी जीवन भर की पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी। यह इतनी विशाल संपत्ति थी कि इससे 25,000 सैनिकों का खर्च सालों तक उठाया जा सकता था। इस दान ने बुझती हुई लौ में घी का काम किया। इस धन से सेना को फिर से खड़ा किया गया, नए हथियार जुटाए गए और एक जोरदार वापसी की तैयारी शुरू हुई। मेवाड़ का ये पुनर्जन्म रातों रात नहीं हुआ। हल्दी घाटी से लेकर जंगलों की कठिनाइयां झेलने और फिर भामाशाह के दान के बाद ये सब जाकर मिला 1582 के ऐतिहासिक दिवेर के युद्ध में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की चौकियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस छीन लिया गया। इतिहासकार इस अकल्पनीय वापसी को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। युद्ध के उस भयंकर दौर में भी उन्होंने चावंड को सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं रहने दिया। वहां महल, चौकियां और मंदिर बनवाए गए, किसानों की रक्षा की गई, गरीब और सैन्य परिवारों की पूरी मदद की गई। निरंतर युद्धों के बीच भी जनता की इस तरह देखभाल करना, ये साबित करता है कि वे वास्तव में सुशासन और स्वतंत्रता के जीते जागते प्रतीक थे। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ते हैं, ये आखिरी उद्धरण सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ राजा सोने के सिंहासन पर बैठकर महान बनते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर अमर बन गए। सच में महानता विशाल महलों या खजानों से नहीं मापी जाती। प्रताप ने दिखा दिया कि भौतिक गरीबी झेलना मुश्किल जरूर है, लेकिन मानसिक गुलामी स्वीकार कर लेना उससे भी बड़ा अपमान है। और यही हमें इस अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। पूर्ण सत्ता के सामने सच्चे स्वाभिमान और संप्रभुता का क्या अर्थ है? महाराणा प्रताप का जीवन हमें बताता है कि असली संप्रभुता सिर्फ जमीनों पर राज करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और संस्कृति को हर कीमत पर आजाद रखना है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन्हीं विचारों के साथ हम इस शौर्य गाथा को यहीं विराम देते हैं।